नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों मेंस के एग्ज़ाम तो ज़्यादा पास में हैं और आप सब लोग मेंस दे भी रहे हो। तो जो मेंस देने वाले हैं उनकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी, रिवीजन चल रहा होगा। तो मुझे नहीं लगता मेंस के आंसर राइटिंग करवानी चाहिए अभी इस वक्त, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों का रेस्पॉन्स भी कम आ रहा है। तो हम जैसे कि मैं न्यूज़ आपको बोलती हूँ कि मैं खुद पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अगर 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ोगे डेली के, तो उसमें आपको मुश्किल से 5 न्यूज़ डेली, अगर डेली भी ढूंढना चाहें तो 5 न्यूज़ डेली की हमें लगभग मिलती हैं। कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रियरली हमें न्यूज़ मिलती है कि ये हमारी एग्ज़ाम के लायक है। और वैसी न्यूज़ मैं आपके लिए ढूंढ कर लाती हूँ। पहले भी मैंने ये सीरीज़ चला रखी थी और फिर मेंस जब पास में आई तो मैंने मेंस के आंसर राइटिंग शुरू करवा दिया। तो आज हम यही न्यूज़ शुरू करेंगे कि मतलब आज कि डेली की जो टॉप 5 न्यूज़ हैं, जो हमारे ऐसे तो टॉप 5 ये नहीं है कि यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा है, वो हमसे एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड किस तरह की न्यूज़ हमसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। क्योंकि मेरा मतलब इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो मुझे इतना सब पता है कि हाँ, इस तरह के खबरें हमारे लिए काम की हो सकती हैं। तो मैं वही सारी आपके सामने ढूंढ के लाने की कोशिश करूँगी। टारगेट रहेगा हमारा RS 2022 का, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी 2022 में ही आने वाली है। तो टुडेज़ टॉप 5 के नाम से मैंने ये शुरू किया है कि आई होप कि आप लोगों को RS सिलेक्शन में कि हमारा प्री वाला पोर्शन, इस बार के भी आपने प्री में देखा होगा कि कितनी ज़्यादा मतलब कम से कम भी 25-30 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट में से आए थे, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। तो करंट का एक ऐसा पोर्शन है जो आपको सारे सब्जेक्टों के साथ लेकर चलना होगा। तो वही मैं ला रही हूँ। और हाँ, ये आप सब लोगों के लिए एक न्यूज़ और है कि मैंने अपना एक अलग चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है ट्रेंडिंग विद रजनी। ट्रेंडिंग विद रजनी, तो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। और मतलब अगर आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़े रहना चाहते हैं या फिर कुछ फैशन रिव्यू, ऑनलाइन शॉपिंग के कुछ रिव्यू अगर आप लोग चाहते हैं, और ख़ासकर लड़कियों के लिए वो चैनल है अभी तो, क्योंकि जो ऑनलाइन शॉपिंग अपन करते हैं उनके रिव्यूज़ की किस तरह की चीज़ें आती है, उस तरह से मैंने एक चैनल क्रिएट किया है। मतलब कुल मिला के एक फ़ैशन चैनल होगा जिसमें आगे चल के मैं मतलब कि अगर चैनल में ठीक ठाक रेस्पॉन्स आया तो और बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो वो चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो ट्रेंडिंग विद रजनी अगर मतलब जो मेल फॉलोवर भी जुड़े हुए हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम हमारी टुडेज़ टॉप 5। तो सबसे पहले दोस्तों कि एक मतलब कि पेपर में आया था कि हमारे जो आसपास के राज्य हैं, जैसे कि अभी जो स्थिति चल रही है मौसम की, उसमें जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही मतलब ऊपर आ मतलब साफ़ हो गया है मौसम हमारा इन दिनों में, है ना। तो इसमें बार बार नाम आया था कि वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है। और अगर आपने मेरा एक मॉक इंटरव्यू देखा होगा शायद प्रज्ञान वाला, जिसमें मुझसे पूछा भी गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स, और अगर आप दृष्टि के इंटरव्यू देखते हो तो बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, और एग्ज़ाम में ऑफ कोर्स ये पूछा जाता है। तो इसीलिए वो न्यूज़ मैंने नहीं लिखी कि इस वक्त कहाँ का मौसम साफ़ हो गया, उस न्यूज़ से अपने एग्ज़ाम में क्या न्यूज़ बन सकती है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। तो वह होता है कि वायु की गुणवत्ता को नापने हेतु और सूचना प्रसार हेतु, मतलब वायु की गुणवत्ता कैसी है इसकी सूचना लोगों को देने हेतु एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसे हम बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में दोस्तों सबसे पहले तो कितनी श्रेणियां होती है, कितनी रैंकिंग दी जाती है, तो इसमें कुछ ऐसे था 0 से 50, 50 से 100, ऐसे कुछ रैंकिंग थी। तो इतना हमें याद नहीं रखना, लेकिन इतना याद रखना है कि इसमें 6 तरह की जो आपको रैंकिंग दी जाती है, हमारे मतलब मौसम को रैंकिंग दी जाती है। एक होता है अच्छा, दूसरा होता है संतोषजनक, तीसरा होता है मध्यम खराब, चौथा होता है बहुत खराब, और पांचवा जो मतलब लास्ट जो होती है वो होती है अलार्मिंग स्थिति। छठवीं जो स्थिति होती है वो होती है अलार्मिंग स्थिति। तो ये श्रेणियां हमारे यहाँ पे दी जाती हैं। AQI में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ AQI की यही है कि AQI में कितने प्रदूषकों को नापा जाता है, कौन कौन से प्रदूषक हैं जो AQI में नापे जाते हैं। तो दोस्तों ये वाले प्रदूषक है, ये मतलब प्री एग्ज़ाम में शायद 2016 वाले में पूछ भी चुके हैं कि निम्न में से कौन सा AQI में नहीं आता है ना। तो ये हमें याद रखना ज़रूरी है। तो PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 और PB, है ना। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है दोस्तों कि इसमें CO2
CO2 नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड देखना इसमें नहीं है ना। तो उसी से हमें कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि जब भी हम कोई कहीं भी प्रदूषण की बात करते हैं तो हम सोचते हैं CO2 तो होगा ही होगा, बट इसमें CO2 नहीं है ना। तो थोड़ा सा आपको ये प्रदूषक याद रखने हैं, क्योंकि मेंस में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि AQI लिख देंगे अपन को और 5 शब्दों में मतलब 50 शब्दों में जवाब देना है, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें लिखना ज़रूरी हो जाता है। एक दोस्तों, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा का आपने अगर भास्कर पढ़ा होगा तो भास्कर की फ्रंट लाइन पे न्यूज़ थी कि स्वास्थ्य बीमा योजना का इतना इतना ये हुआ है, मतलब इतने अस्पतालों को फ़ायदा मिला है। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी हो जाता है, हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है इस बहाने हम मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का रिवीजन कर लें, और वो ही मैंने किया। हाँ, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की दोस्तों सबसे पहले कि 1 मई 2021 को शुरू की गई थी। इस बार के प्री में दोस्तों क्वेश्चन आया था, अगर आपने प्री दी हो, वही 4 कोटेशन, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि बड़ी बड़ी योजनाओं में से क्वेश्चन आएगा, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आया था। 4 कोटेशन दिए थे, और 4 कोटेशन में जब तक हम ये क्वेश्चन सही नहीं कर सकते थे, जब तक हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं हो, इसीलिए मैंने इसकी जो मोटी बातें वो लिखने की कोशिश करी है। शुरुआत हुई थी इसकी 1 मई 2021 से, ठीक है। इसमें सालाना प्रीमियम 850 रुपये का नॉर्मल लोगों को प्रीमियम देना पड़ता है, और 850 रुपये का हम सालाना जब प्रीमियम देते हैं तो 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है। लेकिन अब ये चर्चा में इसलिए है कि हाल ही के बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने इसका जो सालाना बीमा है मतलब बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया है। कितना कर दिया है? 10 लाख रुपए। ये इस घोषणा, इस बजट 2022 के बजट में घोषणा हुई है कि हाल ही में जो बीमा है इसका बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। चौथा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना में पंजीकृत व्यक्ति तो इसमें शामिल होते हैं। ऑलरेडी इसमें कौन कौन शामिल है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो भी लोग आते हैं, और इसके अलावा सामाजिक आर्थिक जनगणना में जिन भी लोगों को शामिल किया जाता है वो सभी इसमें शामिल है। तथा लघु और सीमांत किसान जो है, संविदा कर्मी जो है, उनका प्रीमियम राज्य सरकार देगी। या 850 रुपये का प्रीमियम भी किसानों को, संविदा कर्मियों को नहीं देना पड़ेगा। इसमें फ़ायदे क्या है इसका? हाँ, एक इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, ये कोटेशन में आया था, प्रतिवर्ष सामान्य बीमारी हेतु 50,000 रुपये और गंभीर बीमारी हेतु 4.5 लाख रुपए का लाभ मिलता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमें 5 लाख का लाभ मिलता है। सामान्य बीमारी हेतु 50,000 एक साल में, और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपये का लाभ हमें मिलता है। और अस्पताल में भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है, भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का इलाज भी इसी बीमा योजना में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों ये पूरी मतलब एक खाका हो गया मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का। मैं कहती हूँ इसे लिख लेना कहीं पे भी, इस बार भी पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा इसमें से कुछ ना कुछ उलटफेर, क्योंकि इस बार फिर से ये चर्चा में है बजट की वजह से, ठीक है। तो 1 मई 2021 को शुरू की गई थी। 850 रुपये सालाना प्रीमियम, 5 लाख रुपये का बीमा, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना में व्यक्ति जो शामिल थे वो ऑटोमेटिक इसमें शामिल हो गए। लघु सीमांत किसान, संविदा कर्मियों को मतलब ये प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, उनको सामान्य वैसे ही इलाज मिल जाएगा, सरकार उनका प्रीमियम भरेगी। सामान्य बीमारी हेतु 50,000, गंभीर बीमारी हेतु 4.5 लाख, कुल 1576 बीमारियां। हाँ, कुल इसमें 1576 बीमारियों का पैकेज शामिल है, और भर्ती होने के 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का लाभ हमें मिलता है। एक दोस्तों 1 मार्च के दिन शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के दिन कुछ मंदिरों के नाम दिए थे। तो अचलेश्वर महादेव का मंदिर, क्योंकि हमारी हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री में हमें बहुत पूछा जाता है, तो दोस्तों अचलेश्वर महादेव का मंदिर सबसे पहले तो स्थित कहाँ है? तो माउंट आबू में स्थित है। कब बनाया गया था? 813 ईस्वी में बनाया गया था। और यहाँ पे एकमात्र ऐसा मंदिर है पूरे भारत में जहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार हमसे प्री एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है वो कौन सा है? अचलेश्वर महादेव मंदिर। और कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। कब बनाया गया था? 813 में बनाया गया था। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, तो दोस्तों यह भी चर्चा में थी कि इसकी तीसरी किस्त जो है अभी किसानों को मिलने वाली है। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या थी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 से यह योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 24 फरवरी 2019 से, जब इलेक्शन होने वाले थे, जस्ट उसी समय यह योजना शुरू की गई थी। और शुरुआत कहाँ से की गई थी? गोरखपुर यूपी से की गई थी। अब योजना में क्या किया जाता है? 2-2 हज़ार रुपये किस्तों के रूप में सरकार किसानों को कुल 6,000 रुपये नकद ट्रांसफर करती है। 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें देती है सरकार किसानों को, और मतलब टोटल
एक वर्ष में 3 किस्तें देती है ना, तो 2-2 हज़ार करके देती है और 3 बार देती है, तो टोटल कितने 6,000 रुपये देती है। तो 6,000 रुपये किसानों को नगद ट्रांसफर ये किस लिए दिए जाते हैं? किसानों को मतलब बीज खाद और अच्छी क्वालिटी के बीज खाद और बुआई निराई के लिए, इन सब के लिए सरकार ये एक तरह से सब्सिडी देती है किसानों को, ठीक है। तो सब्सिडी जो हमें देती थी उसकी जगह अब नगद पैसे दे रही है ना, कि सब्सिडी पता नहीं सब तक पहुँचे नहीं पहुँचे, हम कैश ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो सारी चीज़ें किसानों को दे रही है। तो यह है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। हालांकि ये योजना आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, लेकिन क्या होता है अगर हम रिवाइज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे दिमाग से गुल होने लगती है। जब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसानों के विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं बताइए, या फिर किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो ऐसी योजनाओं का नाम लिखना ज़रूरी हो जाता है, जो हम कहीं ना कहीं दिमाग से स्लिप कर देते हैं। न्यूज़ में ये आती रहती है, ध्यान दे के चलेंगे तो कोई भी स्लिप नहीं होगी। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने डाला है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो ये एक दोस्तों एक फैक्ट दे रखा था, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 1903 में की थी रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकरेल में, और मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने, और उन्हें ही भौतिकी का नोबेल पुरस्कार उस साल में प्राप्त हुआ था। तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किसने की थी खोज? हेनरी बेकरेल, मैरी क्यूरे और पियरे क्यूरे ने। एक छोटी सी स्टोरी दे रखी थी, तो वहाँ से एक क्वेश्चन मैंने पिक किया था, पुट किया था, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 5, मतलब 1 मार्च के टॉप 5 क्वेश्चन। इसी के साथ ही मैंने 2 मार्च के, क्योंकि मैं वीडियो मतलब नोट्स बना लिए थे बट वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, तो 2 मार्च के क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। वैसे 2 मार्च वाले दिन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन मैंने कुछ रिसर्च किया तो मुझे कुछ अच्छे फैक्ट यहाँ पे मिले। सबसे पहले तो ऑपरेशन गंगा, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑपरेशन गंगा अभी सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है? यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वायुसेना जो मतलब प्रयास कर रही है हमारी वायुसेना निकालने के लिए, और अपने जो विमान भेज रही है उससे, मतलब यह जो अभियान है, मतलब वायुसेना के द्वारा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो यह जो अभियान है वह क्या कहलाता है? वही ऑपरेशन गंगा कहलाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे ऑपरेशन गंगा अभियान का नाम दिया है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि वायुसेना का कौन सा विमान है जो कि इंडिया वालों की वापसी का काम कर रहा है? बहुत दिन से अखबार में आ रहा है, चलो मैं नहीं बताऊंगी, बहुत दिन से अखबार में आ रहा है उस विमान का नाम, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन सा विमान है जो इस हेतु कार्य कर रहा है, ठीक है। तो आप भी बताइए, यूक्रेन से आपके भी कोई फंसे हुए सगे संबंधी आए हैं क्या? हमारे भी कलीग्स में कुछ लोग थे जो आए हैं, मतलब किसी के रिलेटिव्स आए हैं यूक्रेन में, और हालात वहाँ के पता चले तो बहुत ही सीरियस और सीवियर कंडीशन हम लोग देख सकते हैं। तो आप लोग भी बताइए कि आपके भी आसपास कोई था क्या यूक्रेन में फंसा हुआ। एक दोस्तों की हमारे एक मेल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ का विश्व कप चल रहा है और उसमें पुरुषों में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है, तो वो कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी को आप कॉमनवेल्थ, मतलब अभी जो गेम हुए थे उनमें भी देख सकते हो, ओलंपिक्स में भी इनके कई बार नाम आए थे, बहुत सारी जगह, मतलब जब भी पिस्टल 10 मीटर एयर पिस्टल का नाम आता है तो मतलब सौरभ चौधरी का नाम आ ही जाता है। और एक बार फिर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में पुरुषों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीत लिया, ठीक है। अब और क्वेश्चन मैंने देखने की कोशिश की तो वो इलेक्शन से रिलेटेड ऐसे, और रसिया और यूक्रेन के युद्ध से रिलेटेड थे। इस बहाने मुझे कुछ और चीज़ें मिली कि भारत ने ऑपरेशन गंगा जो अब चलाया है, ऐसे ही कई ऑपरेशन पहले भी चलाए थे, तो मुझे 4-5 ऑपरेशन के नाम मिले, तो मैं वही आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। कई बार हमसे मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले ऑपरेशन वंदे भारत, तो आपको याद आ रहा है ऑपरेशन वंदे भारत कब चलाया गया था? जी, ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया था कोविड-19 जब आया था। तो कोविड-19 जब शुरुआत में फर्स्ट वेव कोविड-19 की आई थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा लोगों पे एक होच-पोच क्रिएट हो गया था कि इससे अब पता नहीं क्या ही हो जाएगा, हम कभी देश वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे दोस्तों चलाया गया था। तो उस टाइम पे जो विदेशों में भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल निकाल के जो भारतीय वायुसेना लेके आई थी, तो उस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन वंदे भारत। और इसी ऑपरेशन, आपको पता भी है, हमारा एक विमान भी क्रैश हो गया था साउथ इंडिया में, वो कोई जगह थी वहाँ पे हमारा विमान भी क्रैश हो गया था। तो वही ऑपरेशन वंदे भारत था। ऑपरेशन वंदे भारत का क्या काम था? कोविड-19 में जब भारतीय अन्य देशों में थे उनको अपने देश में स्वदेश वापसी उनकी की गई थी,
ठीक है। फिर एक पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत क्या था? सऊदी अरब द्वारा जब यमन पे हमला किया गया था, तब उस समय यमन में जो भारतीय फंसे हुए थे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, खाड़ी देशों में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं और खाड़ी देशों में बहुत ही मतलब कि अनस्टेबल सिचुएशन रहती है, कभी भी उनके युद्ध और ये होते रहते हैं, है ना। तो उस टाइम पे यमन में जो हमारे भारतीय फंसे हुए थे, तो यमन से भारतीयों को जब निकाला गया था, तो उस प्रोग्राम को नाम दिया गया था ऑपरेशन राहत। तो वंदे भारत कोविड-19 वाला, ऑपरेशन राहत यमन वाला, ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री दोस्तों, मैत्री हमारी नेपाल के साथ में ही है ना। तो नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था और बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ से अपने भारतीयों को बचाने का काम हमारी सेना ने किया था, तो उसे नाम दिया था ऑपरेशन मैत्री। और ऑपरेशन मैत्री में ना केवल भारतीयों को बचाया गया था, बल्कि बहुत सारे अन्य देशों के नागरिकों को भी भारतीय सेना ने बचाने का काम किया था। तो हमारा बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था ऑपरेशन मैत्री, ठीक है। एक दोस्तों है ऑपरेशन सुकून। तो सुकून कब हुआ था? ऑपरेशन सुकून जब लेबनान में भी ऐसे ही कोई संकट आया था, युद्ध वगैरह हुआ था, तो उस समय जो भारतीयों को बचाया गया था उसे कहते हैं ऑपरेशन सुकून। उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन सुकून। 2006 में चलाया गया था ऑपरेशन सुकून, ठीक है। तो कुछ ऑपरेशंस का नाम है यहाँ पे, जैसे ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सुकून और अभी ऑपरेशन गंगा। तो अभी के नाम के साथ में ही प्री में तो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि 4 दे देंगे ऑपरेशन हमें और 4 मिलाने के लिए पूछ ले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आज की न्यूज़ से, मतलब 2 मार्च की न्यूज़ से मैंने लिए हैं। आई होप आपके सामने ठीक समय पे आ जाए, क्योंकि यहाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो और मैं कोशिश करूँगी कि डेली टॉप 5 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँ, ताकि हमारी RAS 2022 का टारगेट अभी से हम लेके चले। और करंट अफेयर्स के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़े। रोज़ की बस 10 मिनट आप मेरे साथ निकाल लीजिएगा, उसमें हमारे करंट अफेयर्स लगभग प्री वाले पूरे हो जाएंगे। जैसे ही प्री होती है तो मेंस के बड़े क्वेश्चन तो मैं शुरू कर ही दूँगी, उसमें कोई इशू होगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। और मैं फिर से कहूँगी कि मेरा नया चैनल है ट्रेंडिंग विद रजनी, प्लीज़ उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और थैंक यू सो मच।